वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा तरीका है जिससे रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर सकें। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन सिखाया है वो सिखाया है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का जो एग्जांपल है वो ये है, जैसे मान लीजिए आपने एक वन डायमेंशन एरे डिक्लेयर करा इंट ए और सब्स्टिट्यूट के अंदर यहाँ साइज पास करा 10। तो सबको पता है कि जो ए नाम का एरे है उसके अंदर कॉन्जिक्यूटिवली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि टोटल जो है 10 लोकेशन क्रिएट होगी ए नाम के एरे के अंदर। ये मैं प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे मैं पढ़ा चुका हूँ, वन डायमेंशन एरे जब मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जब आप वन डायमेंशन एरे क्रिएट करते हैं और उसमें आप साइज पास करते हैं 10, तो आपकी 10 लोकेशन मेमोरी में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस मेमोरी एलोकेशन को हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ए नाम का एरे है उसमें जो 10 लोकेशन क्रिएट हो रही हैं, ये लोकेशन क्रिएट हो रही है कंपाइल टाइम पे। कब हो रही है ये लोकेशन क्रिएट? कंपाइल टाइम पे। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए आप इस एरे के अंदर 10 साइज पास कर चुके, मेमोरी में ये 10 लोकेशन क्रिएट हो गई और आपके प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो केवल रिक्वायरमेंट है इन 5 लोकेशन की, 1 2 3 4 5। यानी कि आपका प्रोग्राम जो है वो केवल इन 5 लोकेशन को यूज करना चाहता है, इसके आगे की लोकेशन आपके प्रोग्राम के काम की नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करिए कि मान लीजिए आपने वन डायमेंशन एरे डिक्लेयर करा A10, इसका साइज कितना है 10, लेकिन मान लीजिए इक्वल टू करके आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप 5 वैल्यू पास करते हैं। सपोज ओपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। आपने इंट A10 के अंदर 5 वैल्यू पास करी तो वो स्टार्टिंग की 5 लोकेशन में स्टोर हो जाएंगी। 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। केवल 5 ही तो वैल्यू स्टोर हुई और बाकी लोकेशन जो है आपकी वो सारी लोकेशन क्या गई, वो लोकेशन गई एज अ वेस्टेज। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली मेमोरी वेस्टेज। जो 5 लोकेशन है वो 5 की 5 लोकेशन आपकी खाली गई, उसका यूज आपके काम में नहीं आया, आपने उसका यूज नहीं करा। ठीक है, सीधी सी बात यह है। तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब हम साइज पहले ही पास कर देते हैं इस एरे का, तो उतनी लोकेशन मेमोरी में क्रिएट हो जाती हैं, चाहे आप वो सारी की सारी लोकेशन यूज करो, चाहे वो सारी की सारी लोकेशन यूज मत करो, उतनी लोकेशन तो मेमोरी में क्रिएट हो ही गई। अब असल में अगर आप उसमें स्टार्टिंग की 5 लोकेशन यूज करते हो तो बाकी की जो 5 है वो खाली रह जाती हैं, है ना। तो इस तरह से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि कंपाइल टाइम पर जितनी लोकेशंस यूज क्रिएट हम करते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सारी लोकेशन हम यूज नहीं कर पाते और वो जो बाकी लोकेशन बिना यूज के रह जाती हैं उसे माना जाता है कंप्लीट मेमोरी वेस्टेज। अब आइए अब बात करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, full stop, library routines known as memory management function are used for allocating and deallocating memory during execution of program। अभी इसका मतलब आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं अब असल में। और जब हमारा काम हो जाए, जितनी लोकेशन हमने रन टाइम पर क्रिएट करी, जब हमारा काम हो जाए तो जो लोकेशन हमने क्रिएट करी उनको हम डी एलोकेट, ये वर्ड देखिए जरा बड़ा ध्यान से, DEALLOCATING, उन्हें हम रन टाइम पर डी एलोकेट भी कर सकते हैं। मतलब जितनी लोकेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतनी लोकेशन हम रन टाइम पर क्रिएट करेंगे और जब हम उन लोकेशन का यूज कर लेंगे तो रन टाइम पर हम उन लोकेशन को फ्री कर देंगे मेमोरी से, वो लोकेशन हम डी एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की स्कीम के चलते कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जिनकी डेफिनेशन सी लैंग्वेज में लिखी होती है stdlib.h, यानी कि
स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सही है। आपको पता है कि अगर आपको प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करना है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं, अगर आपको प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करना है तो उसके लिए आपको सर्टेन हेडर फाइल्स डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपको printf का यूज करना था तो printf के लिए सबसे पहले आपको stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में, तभी आप printf का यूज कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, यानी कि जिन फंक्शंस के थ्रू आप मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे, उन फंक्शंस को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि stdlib.h ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आइए नीचे जरा, अब बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की, जो कि पहला फंक्शन है यहाँ पर आपका malloc फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है void asterisk malloc, और इसके अंदर हमने बाइट साइज पास कर रखा है, यानी कि लोकेशन का साइज। ये किसका साइज है? लोकेशन का। ठीक है। इस फंक्शन की डेफिनेशन आप पढ़िए, दिस फंक्शन एलोकेट्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन जो है आप तभी समझ सकते हो जब आपने मेरे यूनिवर्सिटी एकेडमी में पॉइंटर से रिलेटेड लेक्चर्स पहले पढ़ रखे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पॉइंटर नहीं आता तो वो malloc, calloc, free, realloc यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन भी समझ में नहीं पाएगा। ठीक है। अगर कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन समझना चाहता है तो उससे पहले उसे मेरा पॉइंटर वाला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, तभी उसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन समझ में आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने वॉइड पॉइंटर, जेनेरिक पॉइंटर, नल पॉइंटर सब के बारे में बता रखा है पहले। वॉइड एस्ट्रिक malloc, बाइट साइज पास करा हमने, दिस फंक्शन एलोकेट रिक्वेस्टेड साइज ऑफ बाइट्स एंड रिटर्न void pointer pointing to the first byte of allocated space। इसका पूरा मतलब क्या है अभी मैं समझाता हूं आपको। नीचे जरा देखिए, जरा एक कॉन्सेप्ट देखिए जरा। मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा int n। सही है। ये n क्या है? n का मतलब कि कितनी लोकेशंस मैं क्रिएट करना चाहता हूं। ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है int asterisk p। ये वेरिएबल किस टाइप का है? पॉइंटर टाइप का। या आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ेंगे पॉइंटर का तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने इस n वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराई, स्कैनफ परसेंटाइलिटी एड्रेस ऑफ n। तो मान लीजिए n की वैल्यू मैंने इनपुट कराई 5। ठीक है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि रन टाइम पर मैं केवल 5 ही लोकेशन क्रिएट करना चाहता हूं, मैं 5 लोकेशन से फालतू क्रिएट नहीं करना चाहता। ठीक। अब malloc फंक्शन क्या करता है? malloc के अंदर जैसे मैंने n की वैल्यू पास करी 5, इसका ये malloc का सिंटेक्स है। malloc के अंदर ये पैरामीटर जो पास करते हैं हम n मल्टीप्लाई साइज ऑफ int। ठीक है। तो ये क्या है? इसका पैरामीटर पास करने का तरीका। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई साइज ऑफ int, यानी कि जो डेटा टाइप है हमारा वो यहाँ पर इंटीजर है। जो लोकेशन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। तो मुझे बताइए int का साइज कितना होता है? 2 बाइट। ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 × 2 कितना हुआ? 10 बाइट। कितना हुआ? 10 बाइट। तो malloc फंक्शन के थ्रू क्या होगा? यहाँ पर एक 10 बाइट का ब्लॉक क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? यहाँ पर एक 10 बाइट का ब्लॉक क्रिएट होगा, और उस ब्लॉक का जो भी एड्रेस होगा, यानी कि उस लोकेशन की जो भी उसका एड्रेस होगा 1200। malloc फंक्शन यहां पर हमने यूज करा। अब इस malloc फंक्शन में आपने ये 1200 एड्रेस का हो गया। malloc फंक्शन में एक मैं आपको फंक्शनैलिटी बता दूं ये कि जो malloc फंक्शन है वो रिटर्न करता है void टाइप का पॉइंटर। ये मैं पहले बता, void पॉइंटर और जेनेरिक पॉइंटर के बारे में लेक्चर मैं पहले ही ले चुका हूं, इसको भी आप यूट्यूब पे एक बार पढ़ लीजिए। void पॉइंटर और जेनेरिक पॉइंटर का लेक्चर मैं पहले ही समझा चुका हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void पॉइंटर, जेनेरिक पॉइंटर, नल पॉइंटर, इनके बारे में पहले बता चुका हूं। malloc फंक्शन जो है वो void टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? void टाइप का पॉइंटर। लेकिन यहां पर जो लोकेशन क्रिएट हुई है, ये जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ये किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का है, और इसका मेमोरी में स्पेस कितना है? 10 बाइट। कितना स्पेस है? 10 बाइट। लेकिन malloc फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है void टाइप का पॉइंटर। आई बात समझ में? तो इस तरह से
हमें क्या करना है, हमें जो लेफ्ट साइड में मेरा वेरिएबल है वो p है, ये p वेरिएबल किस टाइप का, ये p वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का। इस पॉइंटर वेरिएबल p में मुझे एड्रेस स्टोर करना है, इस लोकेशन का, इस ब्लॉक का मुझे क्या स्टोर करना है, एड्रेस। लेकिन p जो वेरिएबल है, p वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर, इंट एस्ट्रिक p जो वेरिएबल है वो किस टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर टाइप का। और आपको पता है कि इंटीजर टाइप के पॉइंटर में इंटीजर टाइप की लोकेशन का ही एड्रेस स्टोर हो सकता है। ठीक है, किस टाइप का एड्रेस स्टोर हो सकता है, इंटीजर टाइप की लोकेशन का ही। लेकिन मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड पॉइंटर। तो हमें वॉइड पॉइंटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर टाइप के पॉइंटर में। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के थ्रू मैंने वॉइड पॉइंटर को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप के पॉइंटर में, ताकि ये मैलॉक फंक्शन जो है इस इंटीजर टाइप की लोकेशन का एड्रेस रिटर्न कर सके 1200। और वो 1200 एड्रेस किस में जाके सेव होगा, वो p वेरिएबल में सेव होगा, क्योंकि p वेरिएबल जो था वो आपका इंटीजर टाइप का पॉइंटर था। यानी कि जो p वेरिएबल है उसमें जो एड्रेस पड़ा होगा वो आपका 1200 पड़ा होगा। लेकिन वो एड्रेस तभी आएगा जब आप मैलॉक फंक्शन से पहले यहां पर इंट एस्ट्रिक लिखेंगे। क्यों, अगर आप इंट एस्ट्रिक नहीं लिखेंगे तो मैलॉक फंक्शन इस लोकेशन का ये 1200 एड्रेस रिटर्न नहीं करने वाला, क्योंकि मैलॉक फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, अभी आपने ऊपर सिंटैक्स पढ़ा था, अभी आपने ऊपर मैलॉक फंक्शन का सिंटैक्स पढ़ा था, उसमें साफ साफ देखा था आपने कि मैलॉक का जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड एस्ट्रिक है, यानी कि वॉइड टाइप का पॉइंटर। मैलॉक क्या रिटर्न करता है, वॉइड टाइप का पॉइंटर। तो इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर टाइप के पॉइंटर में। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे करा, सही है। तो इस तरह से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि मैलॉक फंक्शन के थ्रू हम रन टाइम पर 10 बाइट का ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर साइज ऑफ लिखता कैरेक्टर, यहां पर मैं क्या लिखता, साइज ऑफ CHAR, तो यहां पर जो ब्लॉक क्रिएट होता वो 5 बाइट का होता, क्योंकि 5 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बाइट, तो 5 इंटू 1 5, तो ये जो ब्लॉक क्रिएट होता ये 5 बाइट का क्रिएट होता। ठीक है, इस तरह से डायनेमिकली हम रन टाइम पर हम n की वैल्यू जितनी इनपुट करेंगे उतना बड़ा ब्लॉक हमारा मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा रन टाइम पर।